नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आज 22 मई हैं, एक इशू डिस्कशन करेंगे। विदेश नीति पर आया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब पश्चिमी एशियाई के दौरों पे ज़्यादा है। तो पश्चिमी एशिया की राजनीति में भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभुत्व है, उसी के संदर्भ में अपने विदेश नीति और जियो पॉलिटिकल के बीच में डिफरेंट पड़ेंगे और विदेश नीति से प्रभाव क्या पड़ता है। नॉन अलाइनमेंट जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे उद्भव हुआ, और उसी के संदर्भ पंचशील सिद्धांत भी पढ़ेंगे। उसी के संदर्भ में एक कोट है, हर बार डिस्कशन करते हैं, कोट को पढ़ते हैं। विदेश नीति का उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया है, विदेश नीति का उद्देश्य केवल मित्र बनाना नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हितों को रक्षा करना। जैसे राष्ट्रीय हितों को रक्षा करना, उसी के संदर्भ में जैसे कैसे कि विदेशी मित्र बनाना नहीं है, हमारा केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। जैसे आर्थिक, इकोनॉमिक्स है ना, दूसरा राजनीतिक है, पॉलिटिशियल स्टेबिलिटी, और ग्लोबल जियो इम्पैक्ट है ना, वैश्विक प्रभाव। उसी के संदर्भ में ये शब्द आया है। जैसे एग्जाम्पल देंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध ध्रुवीय केंद्र का, उसमें पश्चिमी और यूरोप के देशों के बीच में बट विभाजन चल रहा था। भारत की तरफ से बोल रहे हैं हम किसी भी देश में गुट का समर्थन नहीं कर सकते। उसी वही 1961 में उद्भव हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन, पढ़ेंगे अभी। लेकिन इन्होंने महाशक्तियों को किनारा करते हुए अपना समतुल्य रहने को बोला। मैंने दोनों देश के बीच का बैलेंस बनाए, शांति के साथ रहना पसंद करते हैं हम, जो पंचशील सिद्धांत का जो ध्येय था। उसी के संदर्भ में नेहरू जी ने कहा था गुट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हो सकी है। राष्ट्रीय हित अपना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की आज़ादी मिली है। विकासशील देशों को एक मतलब कहने का मतलब है भारत ने दोस्ती की है लेकिन गुट का समर्थन नहीं कर सकते किसी का। दूसरा एग्जाम्पल तिब्बत की नीति को देख लो। तिब्बत की नीति और चीन के बीच में संबंध चल रहा, तिब्बत का पार्ट चीन मान रहा। भारत ने नेहरू जी ने इसका बोला कि चीन का हिस्सा है तिब्बत, लेकिन बाद में इनको पछतावा होता है। नेहरू जी ने यह भी बोला था मित्रता की आशा में सामरिक हितों की अनदेखी हुई मेरे से, ये चूक हुई। भू राजनीतिक तैयारी की जरूरी थी राष्ट्रीय हितों के लिए। अब अफ्रीका को देख लो। अफ्रीका के संदर्भ में भारत की क्या विदेश नीति है। अफ्रीका के विदेश ने कई अफ्रीकी देशों को आज़ाद के संघर्ष से नैतिक समर्थन दिया है। वैश्विक नैतिक नेतृत्व मिला संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को समर्थन करना। जैसे अभी वर्तमान में देख लो आप, गुट निरपेक्ष कि अफ्रीका देशों को ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलन होने लिए समर्थन देता भारत है। और अफ्रीका देशों को भारत मेडिसिन जैसे है, जॉर्डन जैसे देशों को भारत सेवाएं देता है। तो ये क्या है कि भारत की एक गुट निरपेक्ष नीति, किसी भी देश ने सभी देशों के साथ मित्रता चाहते हैं लेकिन राष्ट्र हित के सर्वोपरि देखते हुए, मान आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक प्रभाव को देखते हुए। इसी के संदर्भ में निष्कर्ष यही निकला कि नेहरू जी ने इस कथन के बारे में ये विदेश नीति की भावनाओं पर जोर दिया था, बल्कि राष्ट्रीय हितों को यथार्थपरक समझ पर आधारित होनी चाहिए। उसी के संदर्भ में इस आर्टिकल के संदर्भ में पढ़ें कि आर्टिकल क्यों आया, कि आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल यही कह रहा है कि अभी पश्चिमी देशों को संयुक्त अरब यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और कतर और सऊदी अरब के देशों के पश्चिमी देशों के दौरा किया है। और जिन देशों के साथ ये समझौता कर रहे हैं, जैसे ईरान के साथ अल शारा जो वहाँ के राष्ट्रपति है उनके साथ मुलाकात करके, क्योंकि उनको 2024 में उनको ये बोला गया था ये टेररिस्ट में आता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा टेररिस्ट में आज वहीं बैठक कर रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है, तो अमेरिका सीधा उद्देश्य यही अमेरिका की तरफ से कि हमारे लिए फर्स्ट अमेरिका है, हम अपना हित देखते हैं। उसी तरह नेहरू जी ने उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन को बोला हम भी राष्ट्रीय हित देखते हैं, हम विरोध नहीं करते किसी का, ना कोई समर्थन देता है, लेकिन हम हित देखते हैं। उसी के संदर्भ में भारत को लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसी के संदर्भ में पढ़ते हैं। पहले विदेश नीति का अपन देखते हैं, विदेश नीति के क्या तत्व होते हैं ना, विदेश नीति के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, ये याद रखना। विदेश नीति के तत्व होते हैं वो क्या होता है विदेश नीति के तत्व। पहला पॉइंट, एक तो होता है राष्ट्रीय हित, अपन भी पढ़ा है ना, राष्ट्रीय हित। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हित का आधार बना। अमेरिका ने पश्चिमी एशियाई नीतियों को, तेल सुरक्षा हितों को साझा किया। भाई भारत ने क्या किया, अपना तेल 60% मिडिल ईस्ट कंट्री से अलग, गल्फ कंट्री वाले देशों से आता, तो भारत ने हित देखा। दूसरा विदेश नीति में आता है स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक अलाइनमेंट। ये क्या करता है, ये कहता है कि अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल त्रिकोणीय रणनीति के साथ भारत शामिल होगा। तीसरा पॉइंट, आर्थिक कूटनीति देखते हैं। जैसे हम अमेरिका आर्थिक कूटनीति, कहाँ अपना हथियार बेचना है। 140 अरब की सऊदी अरब अमीरात से 140 अरब डॉलर का हथियार बेचने का, मिसाइल के 102 अरब डॉलर का जेट विमान कतर जैसे को खरीदने का।
दिया, उनके साथ भी अलाइनमेंट, वहाँ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा दिया। तो क्या है, ये आर्थिक कूटनीति का है। सैन्य उपस्थित होना, भाई विदेशी नीति का एक हिस्सा है सैन्य उपस्थित होना। क्या है, अमेरिका ने पश्चिमी एशिया की सेना में मौजूद 600 अरब डॉलर का लागत से सेना, जैसे तालिबान जब आया था, उस भारत जब अमेरिका छोड़ के गया था अफगानिस्तान, तालिबान का आया था, तो अमेरिका छोड़ने के बाद उसमें क्या सेना अमेरिका की थी वहाँ पूरे, है ना। तो ये क्या है, ये विदेश नीति के पार्ट है। एग्जाम्पल याद ना, कौन कौन से राष्ट्रीय हित, कौन सा राष्ट्रीय हित, सैन्य की उपस्थित, रणनीतिक गठबंधन और आर्थिक। जैसे अभी भारत का समर्थन क्यों करे संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्योंकि भारत की विदेशी नीति में सभी जगह भारत का सैन्य प्रभाव बढ़ा है। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका विश्व जियोग्राफी के अंदर जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम की होती है ना। ये बहुत टर्मिनोलॉजी बहुत बार बार आती है, तो आपको याद रखना। एक तो पहला पॉइंट याद रखना, शक्ति संतुलन समन्वय। क्या होता है, शक्ति संतुलन, है ना, बदलाव, ये याद रखना पहला पॉइंट, जिससे अमेरिका की एक ध्रुवीय स्थिति का अंत और चीन जैसे देशों में उदय हुआ। शक्ति संतुलन की बदलाव क्या हुआ, अमेरिका अपना फर्स्ट पॉलिसी सोचता रहा, तो चीन का महत्व बढ़ गया और भारत के लिए चुनौती बन गया। चीन सभी देशों में आज तालिबान के साथ भी वहाँ BR जो बॉर्डर इनिशिएटिव हैं, जो अपना भारत बॉर्डर पे जो चल रहा है रॉड इनिशिएटिव, वो उसमें शामिल हो गया पाकिस्तान के साथ साथ है, क्योंकि सब अपना। दूसरा बात, अगर अमेरिका ही शक्ति संतुलन बनाता, जैसे आज पश्चिमी देशों में अमेरिका का संतुलन बना, तो भारत के लिए फायदा है ईरान साबार पोर्ट को लेकर, है ना। दूसरा उदाहरण, इंडो पैसिफिक रणनीति, भारत की भूमिका बड़ी है, सही बात है। क्वाड में भारत में सक्रिय भागीदारी में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत तीनों है। क्वाड में कौन है, 4 देश है, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, सभी देश है। अब आगे चलते हैं, चीन का आक्रामक विवादी, अगर भू राजनीतिक प्रॉब्लम होगी, अगर चाइना को रोकने के लिए क्या चाहिए, पश्चिमी देशों का सहयोग होना चाहिए ना। तो उसी तरह दक्षिणी चीन सागर, ताइवान है भारत सीमावर्ती क्षेत्र में आक्रमण, तो सैन्य दबाव की रणनीति जरूरी है। LOC पर गलवान का संघर्ष हुआ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशियन के संबंध मजबूत बढ़ा, चाइना को पीछे करने में कामयाब हुए। रूस यूक्रेन का प्रभाव पड़ता है, अगर रूस है यूक्रेन है, इन दोनों के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, तो खाद्य आपूर्ति, ऊर्जा संकट जैसे हथियारों की दौड़ में भारत रशिया से भी क्रूड ऑयल खरीदता था, लेकिन जैसे ही इनका दोनों को युद्ध हुआ, प्रतिबंध लगाए, तो भारत की डिफेंड कहाँ पड़ना, कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में। कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में कंट्री में। याद रखना, ये पॉइंट लिखने लायक है। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रूस में खिलाफ मतदान परहेज हुआ, है ना। भी भारत के संयुक्त राष्ट्र के रूस के खिलाफ मतदान परहेज किया, भारत वहाँ पे शामिल नहीं हुआ, बाइकआउट किया। रूस ने तेल आयात जारी रखा, लेकिन पश्चिमी देशों का व्यापार बढ़ाया। भाई रूस से भी तेल खरीदना भारत ने बंद नहीं किया, लेकिन कम खरीदा, लेकिन पश्चिमी देशों को भी नाराज नहीं किया, मिडिल ईस्ट के, है ना। आतंकवाद, सीमा पर सुरक्षा खतरा, है ना। URI जैसे उरी हमला, पुलवामा अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जवाब देने के लिए क्या इन देशों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो उसमें गल्फ कंट्री देशों ने भारत का समर्थन दिया था। वैश्विक जलवायु संकट, है ना, वैश्विक संगठन निष्क्रियता, है ना, G20 की अध्यक्षता में देख लो, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल में भारत ने अपना जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम को समाधान निकाला। अब चलते हैं पश्चिमी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, अब यहाँ पे जो यात्रा कर रहे हैं, उसका मकसद देखो। अब भारत पश्चिमी देशों के साथ समझौता कहाँ पे कर रहे हैं, याद रखना कहाँ पे। देखो पश्चिमी देशों के साथ बदलाव क्यों हो रहा है, अमेरिका का US फर्स्ट पॉलिसी है, ये अमेरिका के द्वारा आर्टिकल है। US फर्स्ट पॉलिसी नेता है कि वो अपना घरेलू निवेशों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। दूसरी बात कि वो अभी जैसे UAE, ठीक है, कतर और सऊदी अरब, इन तीनों में यात्रा की, इन तीनों के भारत के साथ बहुत ज़्यादा समझौता है। लेकिन जैसे सऊदी अरब के साथ CPA, UAE के सऊदी अरब अमीरात के साथ CPA मतलब कॉरिडोर हैं जो 80-85, CPA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के आधार पर, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के आधार पे 85 अरब डॉलर का निवेश हो रहा है। लेकिन अब जैसे ही अमेरिका आया है तो भारत पे इफेक्ट पड़ सकता है ना। तो उसी के संदर्भ में ये बात कर रहा है कि अभी जैसे सऊदी अरब गए, कहाँ पे गए, सऊदी अरब, और UAE में 140 अरब डॉलर का इन्होंने निवेश किया, और कतर के साथ 102 अरब डॉलर का, और ईरान से भी साथ साथ में सीरिया से भी मिल रही है ये, जबकि सीरिया के और ईरान के बीच में घनिष्ठ संबंध है, तो इसका इफेक्ट भारत पे पड़ेगा। साबार पोर्ट पर, साबार पोर्ट कहाँ पे, ईरान के तटवर्ती सीमा पर बनाने जा रहा है भारत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ईस्ट पे आयात जो निर्यात एक्सपोर्ट करने में आसानी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं कि सुरक्षा सहयोग की इजराइल के 2 अरब के देशों के बीच में सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा मिला। ऊर्जा रणनीति के मामले में, भारत में ऊर्जा के मामले में क्या है, 60% यहाँ से तेल आयात की कीमतों पर नियंत्रण करता है।
लेकिन अब महादेश गल्फ कंट्री में पश्चिमी देश का प्रभुत्व बढ़ा है, तो इससे भारत को फायदा भी होगा, है ना। दूसरा, नई रणनीति दूरी, इजराइल, भारत, अमेरिका, यूएई, ये याद रखना, ये ग्रुप है। क्या है? ये एक ग्रुप है। एक आया अब्राहम समझौता, याद रखना, एक आया अब्राहम समझौता, अभी इसी आर्टिकल में आया है। अब्राहम समझौता क्या है कि इजराइल, ईरान जैसे देशों, इजराइल है ना, इन देशों से शांति बनाए रखने के लिए जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार 2020 में आए थे, उस समय ये लाया गया था। इसका मकसद यही था अब्राहम समझौता कि मिडिल ईस्ट में शांति लानी, है ना, जिससे ये होगा कि शांति व्यवस्था बनाने के एक्सपोर्ट इंपोर्ट अधिक रहेगा। जैसे अब ये समझौता है अब्राहम समझौता, मिडिल ईस्ट के अंदर गाजा, इजराइल शांति समझौता के तहत बढ़ावा दिया, तो आपको ये याद रखना। दूसरा टर्म आया है 12UT। 12UT क्या होता है कि ये भारत, इजराइल, अमेरिका, यूएई के तहत बना हुआ है समझौता, ये ग्रुप है 12UT, याद रखना। ये 2 नंबर पर्सन बन सकता है। अब्राहम समझौता आपको याद रखना है, मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए अमेरिका के द्वारा ये समझौता किया गया था। अब इजराइल, यूए, 12UT में ये क्या समूह है? समूह क्या करता है? खाद्य सुरक्षा, जल संकट के निपटारा करने के लिए आपसी में सहयोग करना। किसका? 12UT, इजराइल, यूएई, अमेरिका और यूएई। और को याद रखना। ईरान का मुद्दा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर अमेरिका चिंता बनी हुई है, लेकिन जैसे ही अमेरिका में चिंता बनी तो भारत के साथ क्या है? भारत के साबार पोर्ट चल रहा है। अब भारत के साथ साबार पोर्ट चल रहा है, अगर अमेरिका इनके साथ गठबंधन अच्छे न करता है तो अगर सीरिया के साथ कर लेता है तो सीरिया और ईरान के बीच में दोनों को समझी थी, तो इसके दबाव में आके भारत के साबार पोर्ट को संकट आ सकता है। रूस यूक्रेन का प्रभाव, है ना, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक, रूस यूक्रेन का प्रभाव, वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों का दौरा अभी अमेरिका का सबसे बड़ा महत्व रखता है। आगे चलते हैं। भारत का प्रभाव क्या है? भारत का प्रभाव ऊर्जा संकट के मामले, है ना, क्या है भारत के सामने? ऊर्जा संकट के मामले, पश्चिमी देशों के साथ तेल आयात, पश्चिमी देशों के साथ भारत का सबसे बड़ा संकट है। कहाँ पे? ऊर्जा की निर्भरता कितनी? 60%, 80% कच्चे तेल की आवश्यकता पश्चिमी एशिया की पड़ता है। अभी 60% करता है आयात, लेकिन 80% डिपेंड पड़ता है कहाँ पे? पश्चिमी एशियाई देशों के साथ। किसका? भारत का। प्रवासी भारत की बात करें, भारत पर प्रवासी भारत की बात की जाए, कितने 80% भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा भाई? पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत का प्रवासी ये होगा कि 80 लाख, कितने? 80 लाख विदेशी भारत के पश्चिमी एशिया में व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं, वहाँ जा रहते हैं, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, अबू धाबी के आसपास, यूएई, ईरान है। रणनीति स्ट्रेटिक 12UT बताया मैंने, ये देशों को तकनीकी व्यापार, खाद्य सुरक्षा, निवेश के क्षेत्र में नए अवसर ला सकता है। कौन? 12UT, याद रखना, है ना। रक्षा सहयोग की बात की जाए, रक्षा सहयोग में क्या है कि भारत और इजराइल के बीच में रक्षा तकनीकी सहयोग हो रहा है ना। भारत सऊदी अरब के साथ भी हो रहा है। सऊदी अरब रणनीति, अगर अमेरिका यहाँ बढ़ा है तो फिर अमेरिका बढ़ने से भारत का संकट यह है कि जो रक्षा समझौता भारत के साथ होने थे वो अब अमेरिका के साथ हो रहे हैं, तो इसी के क्षेत्र में एक भारत के नकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा। आर्थिक संबंध की बात की जाए, भारत पश्चिमी एशिया के देशों में व्यापार, ट्रेड, परियोजना लाया जा रहा है। भाई साबार पोर्ट ईरान का ले लो, है, और इजराइल के साथ भारत का व्यापार। CPA कॉम्प्रेंशन इकोनॉमिक, CEPA कॉम्प्रेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहाँ पे? यूएई के साथ हुआ था भारत का, 85 अरब डॉलर। और अभी ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड है, उसी के तर्ज पे ये एग्रीमेंट हुआ था। भू राजनीतिक संतुलन आपको पता ही है, अगर दो देश में अगर अनस्टेबिलिटी है तो क्या होगा? अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप जैसे संतुलित कायम करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये भारत के लिए क्या है? ये सबसे बड़ा संकट है। अब आगे चलते हैं। भविष्य में चुनौती के अवसर की बात करें और प्रभाव की बात करें पहले, तो प्रभाव क्या पड़ेगा भाई? साबार पोर्ट का मैंने एग्जांपल समझा, 60% कच्चा तेल ऊर्जा का है। फ्री FTA पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए, FATA पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ावा मिलेगा। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा भाई? ईरान अगर मान लो सीरिया से, अल सीरिया जो 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद 2020 में किया था अमेरिका के दबाव में आकर, लेकिन उसको बाहर निकालना, अब वहीं अल सरा से मिल रहा है। कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब मिल रहे हैं। तो ईरान और सीरिया और तुर्की का इफेक्ट ये पड़ेगा। भारत तुर्की के साथ समझौता है नहीं बन रहे, और भारत अगर सीरिया से मिल रहा है तो तुर्की और सीरिया के बीच में घनिष्ठ संबंध है। तो जैसे पहलगाम अटैक के बाद भारत के मुंह बेमुखर होकर तुर्की विरोध कर रहा है ना, और सामान भी दे रहा है किसको? पाकिस्तान को, हथियार भी प्रोवाइड करवा रहा है। उसी के संदर्भ में तुर्की जैसे कि समस्या का समाधान करना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर अमेरिका अगर तुर्की से संबंध बनाता है, क्योंकि सीरिया से बना रहा, सीरिया और तुर्की दोनों से अच्छे संबंध है।
भू राजनीतिक अस्थिरता नकारात्मक, भारत के साथ भू राजनीतिक नकारात्मक क्या पड़ेगा प्रभाव में कि पश्चिमी एशिया सैन्य तनाव, तेल कीमतों की वृद्धि होगी तो भारत की अस्थिरता सीधा प्रभाव पड़ेगा। मुस्लिम देशों की जन भावना, अमेरिका इजराइल गठजोड़, जो कुछ मुस्लिम देश असंतोष है भारत के सभी को लेकर, भारत को तटस्थता बनाए रखनी होगी, है ना। व्यापक सैन्यकरण, तो भारत के, ये तो ईरान का संबंध याद रखना, एक तुर्की का संबंध याद रखना, भू राजनीतिक अस्थिरता और मुस्लिम देशों की जन भावना, व्यापक सैन्यकरण, ये भारत में नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। अब भारत के भविष्य की चुनौतियों का अवसर भी वही बात, सेम टू सेम पॉइंट है भाई। चुनौती क्या होगा, नकारात्मक वाला बिंदु, अगर ईरान से संबंध, तुर्की संबंध अगर अमेरिका का अच्छा बन रहा है तो भारत के लिए संकट है कि नहीं है, है ना। तो क्या है, अब ऊर्जा की वैकल्पिक स्रोत, तो ऊर्जा की सुरक्षा के लिए नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दिया। डायस्पोरा 80 लाख लोग भारत के बाहर रहते हैं, अगर मान लो अनस्टेबिलिटी आती है तो उनका रोजगार बहुत संकट पड़ जाएगा। भू राजनीतिक दबाव में बढ़ेगा, अमेरिका चीन रूस के बीच में बढ़ती पड़ती भारत रणनीतिक बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। आर्थिक अवसर ये है ना, I2U2 है ना, ये जो अन्य मंचों के लिए भारत के व्यापार समझौता की सुमत की, है ना। तो ये इस तरह जो समझौता है 12U2 वाला, ये क्या है, ये एक क्या है, विचार पर भारत की जो राजनीतिक है मंच है, ये क्या है, एक संकट पैदा करता है। अब सुनते आगे चलते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उद्भव कैसे हुआ, क्या पढ़ते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्भव पढ़ते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्भव ये हुआ, पहले उसका पंचशील सिद्धांत पढ़ते हैं। पंचशील सिद्धांत क्या है, ये रहा, पंचशील सिद्धांत पढ़ते हैं। पंचशील सिद्धांत क्या है, पंचशील सिद्धांत का मतलब 5 नैतिक सिद्धांत, क्या है, 5 नैतिक, क्या है, 5 नैतिक सिद्धांत है, याद रखना पहला पॉइंट। 5 नैतिक सिद्धांत है, कौन कौन से, देखो, हम एक दूसरे, भारत की तरफ से ये है कि एक दूसरे के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, ये बात सही है। दूसरा, आक्रांता का दबाव न करना, अगर मान लो किसी देश की सीमाओं को शासन प्रणाली हस्तक्षेप नहीं होता है तो ये हमारा पहला एक दूसरे क्षेत्रीय अखंडता है। दूसरा, एक दूसरे पे आक्रमण न करना, है ना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता और पारस्परिक को सम्मान देना, है ना, शांति सहअस्तित्वपूर्ण की ये बात करते हैं। कौन, 1954 में आया था, भारत और चाइना के बीच में। महत्व क्या है, विश्व राजनीति नैतिक मूल्यों की स्थापना पैदा होगी। विकासशील देशों ने अपनी विदेश नीति को नैतिक को ढांचा बढ़ावा देगा। भारत की वैश्विक कूटनीति में सॉफ्ट पावर की भूमिका को बढ़ावा देगा, है ना। जैसे सॉफ्ट पावर भी क्या है, पंचशील सिद्धांतों के आधार पर 33 देशों में अपना भारत की विदेश नीति को, जो पाकिस्तान के पहलगाम अटैक वाला हमला है उनके खिलाफ 35 देशों में संयुक्त गठबंधन गया अपना भारत की तरफ से। तो भारत के राष्ट्रीय हित में एकता का महत्व दिया, सरकार विपक्ष द्वारा भेजा गया है। अगले चलते हैं, अब गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ते हैं। ये हुआ था 1954 में, कौन सा, भारत के पंडित नेहरू जी और चीन की ओर से साउ एन लाई, याद रखना, साउ एन और लाई के बीच में हुआ था ये। अब जैसे उदाहरण के लिए, अगर इस गुट निरपेक्ष उदाहरण के बाद में बात करें तो भारत नेपाल के बीच में संबंध आज भी है, समानता, बिना हस्तक्षेप के सहयोग चल रहा है। भारत भूटान शांतिपूर्ण सहयोग, रक्षा, मध्यम मदद, लेकिन आंतरिक मामले में हस्तक्षेप। नेम, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन और भारत चीन के संबंध 1954 और 62 के बीच में। तो ये क्या है, भारत नेपाल, भूटान, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये क्या है, एक ये पंचशील सिद्धांत का ही उदाहरण है। जैसे संप्रभुता का मुद्दा है, कौन सा, रूस यूक्रेन मुद्दा, इजराइल गाजा संघर्ष, भारत की रणनीति कोई पक्ष नहीं लेता है, स्ट्रेटजी की ऑटोनॉमी का पालन करता है। चीन के साथ विवाद, भारत के पंचशील के साथ साथ स्वीकृत संतुलित अपनाता है। अब आगे चलते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ। देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो उद्भव हुआ है वो कैसे हुआ है कि उनका सदस्य देश को शीत और अमेरिका के सोवियत संघ जो विघटन चल रहा था उस समय महाशक्ति का गुट ने भारत को तटस्थ रहना था। भारत दोनों देश का संबंध करे कि नहीं का, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ध्रुवीकरण हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ, किसका, यूएसए, किसका, यूएसए और सोवियत संघ की बात कर रहा है। तो यूएसए है ना, यूएसए और यूएसआर, सोवियत संघ के बीच में तटस्थ रहना था भारत को। शीत युद्ध, कोल्ड वार, जब दोनों महाशक्तियों को विकासशील देशों अपने गुट में शामिल करना चाहते था उस समय ये बात की हुई। उपनिवेश की स्वतंत्रता की प्राप्त करना, भाई भारत के जो उद्भव हुआ ये गुट निरपेक्ष क्यों हुआ, दोनों देशों में से तो भारत जैसे बहुत सारे देश थे, कौन कौन से थे वो देख लो।
भारत के जैसे ऐसे बहुत सारे देश थे, कौन जिसको अलग टूट, यूगोस्लोवाकिया देख लो, मिस्र देख लो, घाना देख लो, है ना। इन सब ने मिलकर 1961 में एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वो भी तटस्थ रहना चाहता था भारत के साथ साथ, लेकिन पहल भारत की तरफ से ये की थी 1961 में। कहाँ पे गया था? बेलग्रेड, यूगोस्लोवाकिया की राजधानी, वहाँ पे शहर है वहाँ पे। अब आगे चलते हैं कि उद्देश्य क्या था। महाशक्तियों गुटीय राजनीतिक दूरी बनाए रखना, विकासशील देशों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर को अधिकारों की रक्षा करना, ये था। अब बेलग्रेड यूगोस्लाविया 1961 में नेहरू के दृष्टिकोण अपन केवल शांति चाहते थे, जो पंचशील सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए। आत्म राष्ट्रीय हित में क्या था? भारत किसी भी सैन्य गुट में शामिल होना हुए बिना अपनी स्वायत्तता बनाए रखने का अवसर मिला था। पहला पॉइंट याद रखना। विकासशील देशों में भारत में नैतिक नेतृत्व स्थापित करता है। विकासशील देशों में नैतिक नेतृत्व को स्थापित करना, शीत युद्ध में तनावपूर्ण दौर पर संतुलित और कायम की रक्षा करने का बढ़ावा मिल रहा है। अब आगे चलते हैं। नेहरू का दृष्टिकोण, हम केवल शांति चाहते हैं लेकिन अपनी तो वही पॉइंट है सेम टू सेम, जो अपने आत्मसम्मान के साथ बढ़ावा देते हैं। तो आपको इस तरह आपको याद रखना है ना। तो उसी तरह जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो उद्भव की परिणाम देखा जाए, उदाहरण लिखना हो, आप कहाँ लिखेंगे? एक तो 1960 से लेकर 1970 के बीच में, कहाँ पे? यूएसए और सोवियत संघ दोनों के बीच में सामरिक दूरी रखता है। आज भारत अब गुट निरपेक्ष के साथ रणनीतिक स्वायत्तता करता है, क्वाड का हिस्सा भी है और S-400 का मिसाइल भी खरीदा रशिया के साथ। तो भारत की ये गुट निरपेक्ष S-400 मिसाइल, जो भी पहलगाम अटैक के खिलाफ जब पाकिस्तान में इस तरह ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस समय ये काफ़ी इम्पैक्ट डाला, भारत को नुकसान होने से काफ़ी बचाया इसने। तो क्वाड ग्रुप है, 4 लोगों का, कौन? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ने मिलकर बनाया, जो चीन के कूटनीति को रोकने के लिए। उसी के संदर्भ में पश्चिमी यात्रा करने से भारत को फायदा होगा। चीन का जो सऊदी अरब के साथ $600 अरब का जो निवेश हो रहा था सऊदी अरब अमीरात के साथ, तो उसको डाइवर्ट करने में भारत के अमेरिका का महत्व रहेगा और भारत को फायदा मिलेगा इससे। तो उसी के संदर्भ में हमने पूरा बेसिक पढ़ा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, पंचशील सिद्धांत और विदेश नीति का प्रभाव और भू राजनीतिक समस्या के तत्व कौन कौन से होता है। उसी के संदर्भ में सकारात्मक नकारात्मक पढ़ा, क्रूड ऑयल, ऊर्जा संरक्षण और प्रवासी जनसंख्या के मामले में आपको प्रवासी राजनीतिक मामले में पढ़ना है। पूरी तरह से अपने एक बेसिक बात की। उसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट एडिशन। आप पढ़ते रहिए, इसको सुनते रहिए। एग्जाम के टाइम में आप नहीं पढ़ पाओगे, जितना इसको सुन के आप अपना एनालिसिस पर और बढ़ा सकते हैं। नो डाउट इस बार लिखने का आपको अच्छा अवसर मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा टॉपिक बाय टॉपिक आपका कवर हो, क्योंकि डेली बेसिस पे लाने से फ़ायदा यही होगा, टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा अपना कवर हो और दिमाग में 4-5 बातें सुन के जाने। कुछ नहीं होता, अपन बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, आज मुझे वो याद नहीं हो रहा, आज मुझे ये याद नहीं हो रहा, मेरा आज शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मैं आपके लिए एडिटोरियल डिस्कशन लेके आया। क्यों मैंने आपसे कमिटमेंट किया है, कमिटमेंट आपसे किया, पूरा करता हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल आज सुस्त है, मन भी नहीं कर रहा था एडिटोरियल डिस्कशन बनाने का, लेकिन मैंने बनाया ताकि आप सुनो। इस तरह सुनने से ये फ़ायदा होता है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो धन्यवाद, आपको लास्ट तक बने रहे और मैं मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में।